So A16 लास्ट क्वेश्चन। ये सिर्फ आपके समझने के लिए, एग्ज़ाम में घबराना मत, नहीं आएगा। हैं लास्ट वाला क्वेश्चन सिर्फ अपने, ठीक है, एक्सपर्ट नॉलेज के हिसाब से। हाँ, वो साइज़ इतनी बड़ी है ना, मतलब भाई ये पूछने के लिए कम से कम 10-12 नंबर का पूछना पड़ता है, और वो पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम में। एक अटेम्प्ट में 5 से ज़्यादा का पूछ नहीं सकते, ठीक है। देखिए अपन ये क्वेश्चन 9 जो है, ये इंस्टीट्यूट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका इलस्ट्रेशन है। भाई कई बार इंस्टीट्यूट क्या करती है, एएस जब बनाती है उसके साथ में कुछ इलस्ट्रेशंस ऐड कर देती है समझाने के लिए कि एएस में हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैनी टाइम्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन्स हाउ द थिंग्स नीड्स टू बी डन। अपन भी एएस पढ़ते हैं, थ्योरी में मैंने आपको बताया ये जोड़ना, वो करना, वो कैसे करना है, जब तक क्वेश्चन नहीं करते इट्स नॉट क्लियर। तो वैसे ही अब ये एएस का इलस्ट्रेशन है विच हैज़ कवर्ड द मैक्सिमम पॉइंट्स रिलेटेड विथ एएस, और इसमें मैंने थोड़ा और एडिशन और कर दिया ताकि जो छूटा हुआ था वो भी कवर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, India Limited has undertaken a significant expansion program for its manufacturing facilities. Details are as under. तो प्लांट एक्स ब्रैकेट में ए, मतलब नीचे ए बी सी दिए हुए हैं, 34 करोड़ का खर्चा हुआ है। प्लांट वाई पे 20 करोड़, पावर जनरेशन फैसिलिटी एट प्लांट जेड 4 करोड़, प्लांट टी 4 करोड़, कॉरपोरेट ऑफिस बन रहा है 8 करोड़, टोटल 70 करोड़। रिमार्क्स, पॉइंट नंबर ए, हाँ ये पॉइंट ए लिखा है, स्पेसिफिक बोरोइंग्स टू द एक्सटेंट ऑफ 24 करोड़ फॉर प्लांट एक्स। तो प्लांट एक्स के लिए 34 करोड़ का जो खर्चा हुआ है उसमें से 24 करोड़ तो स्पेसिफिक वाला है, तो बाकी का 10 करोड़ जनरल में से। स्पेसिफिक बोरोइंग्स टू द एक्सटेंट ऑफ 6 करोड़ फॉर प्लांट वाई, हाँ प्लांट वाई 20 करोड़ में से 6 करोड़ का स्पेसिफिक बोरोइंग था, बाकी का 14 जनरल में से। पॉइंट नंबर सी, बोरोइंग्स आर नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि जो प्लांट जेड हुआ, प्लांट टी हुआ, कॉर्पोरेट ऑफिस हुआ, इन सब के आगे ब्रैकेट में सी लिखा हुआ है, इनके लिए कोई स्पेसिफिक बोरोइंग्स नहीं है। यानी कि लास्ट वाली 3 तो पूरी की पूरी जनरल में से, पहले वाली 2 कुछ पोर्शन स्पेसिफिक में से और कुछ जनरल में से। फैसिलिटी एक्सपांशन कमेंस्ड ऑन 1 जून। As on March 31, 2019, the status of completion of these facilities was as follows. हाँ, be careful, काम 1 अप्रैल को शुरू नहीं हुआ, 1 जून को शुरू हुआ, और 31 मार्च तक का ये स्टेटस है। मतलब किसी में भी पूरे 12 महीने का तो कैपिटलाइजेशन होगा ही नहीं। प्लांट एक्स कंप्लीट हो गया दिसंबर 31 को, 1 जून को शुरू हुआ, 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ, इसमें तो कैपिटलाइजेशन होगा तो सिर्फ 7 महीने का। प्लांट वाई नवंबर 30 को ही कंप्लीट हो गया, मतलब 6 मंथ्स। पावर जनरेशन फैसिलिटी प्लांट जेड पे स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन मार्च 31, तो ठीक है, 1 जून से 31 मार्च कितने महीने हुए भाई? 10। 1 जून का मतलब अप्रैल मई 2 महीने छोड़ दें, जून भी आएगा तो 10 महीने का। प्लांट टी कंप्लीट हुआ 28 फरवरी को, 9 महीने। कॉर्पोरेट ऑफिस स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन मार्च 31, 10 मंथ्स। तो हर एक एसेट के टाइम ड्यूरेशंस अलग अलग दिए हुए हैं। अच्छा, अब प्लांट एक्स जैसे 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गया, तो आप कहेंगे 6 महीने का ब्याज या 7 महीने का जो भी है जोड़ना है। अब उसमें भी 34 करोड़ में से कौन से महीने में कब कितना खर्चा किया वो आगे देख लेते हैं। हाँ, वो नहीं मिला तो हम क्या मानेंगे, पूरे 34 करोड़ या जो भी है, पूरे 6 महीने 7 महीने जितना भी है। भाई डेट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ हो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब एक तरह से अजम्पशन क्या हो गया कि पूरा का पूरा खर्चा 1 जून को ही कर दिया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। डिटेल्स ऑफ डेट इक्विटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया लिमिटेड। इक्विटी में 10 करोड़ इक्विटी शेयर हैं, 5 ईच फुली पेड, 5 करोड़ 6% वाले प्रेफरेंस शेयर भी हैं। हाँ, इस एएस में इसका कोई रोल है क्या? यूँ ही दिया हुआ है, कोई यूज़ नहीं। वो कोई बार क्या होता है, एफएम पढ़ने के बाद अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते वक्त
इक्विटी भी साथ में आ जाता है, पर इस एएस में अपने को डेट से मतलब है, इक्विटी से कोई लेना देना नहीं। डेट हाँ खूब सारे हैं भाई। 20 करोड़ के 11% सिक्योर्ड डिबेंचर है, रेज्ड ऑन जुलाई 1, 17, 2 साल पहले, रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1, 18। अच्छा, इस साल जुलाई 1 में पहली किस्त का रिडम्पशन हुआ होगा, 20 करोड़ है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 5-5 करोड़। इस मतलब अप्रैल मई जून पहले 3 महीने तक तो ये लोन 20 करोड़ का था, उसके बाद 5 करोड़ चुका दिया, तो अगले 9 महीने तक ये डिबेंचर कितने के रहे भाई? 15 करोड़ के। Then 15 crore secured working capital loan obtained on April 1, 18. The loan carries interest 14%. 5 crore was repaid on December 31. Now working capital का 15 करोड़ का लोन था, उसमें से 5 करोड़ दिसंबर में पे कर दिया, यानी कि दिसंबर तक तो 15 करोड़ और उसके बाद 10 करोड़। Loan from financial institution amounting to 30 crores bearing interest at 14% per annum obtained for construction of plant X and Y on May 1, 18। हाँ ये स्पेसिफिक वाला, अच्छा ऊपर मैच हो रहा है भाई। स्पेसिफिक रिमार्क ए में लिखा हुआ था 24 करोड़ प्लांट एक्स में, 6 करोड़ वाई में, 30 करोड़ का स्पेसिफिक लोन हुआ और ये 30 करोड़ मिल गया। हाँ लेकिन ये लोन ले कब लिया अपन ने? 1 मई को, जबकि इन एसेट्स पे काम कब शुरू हुआ? 1 जून को। तो यानी कि वो मई 1 महीने का जो ब्याज है वो पीएनएल में जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, ये लोन का रीपेमेंट तो लिखा ही नहीं है कुछ, यानी 31 मार्च तक ये लोन एज इट इज़ पड़ा है, पर कैपिटलाइजेशन जो है अगर मैं प्लांट एक्स की बात करूं तो वो दिसंबर तक ही होगा, उसके बाद का ब्याज पीएनएल में जाएगा। प्लांट वाई की बात करें नवंबर तक कैपिटलाइज होगा, उसके बाद का ब्याज पीएनएल में जाएगा। तो अभी तक कल तक जो क्वेश्चन किए थे स्पेसिफिक में, वो बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड एंड कैपिटलाइज वॉज सेम। या इनकर तो ज़्यादा होगा, कैपिटलाइज कम होगा, बाकी का कहाँ जाएगा? पीएनएल में। फॉरेन करेंसी लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अमाउंटिंग टू $6 मिलियन, हाँ 6 मिलियन का मतलब $60 लाख, बेरिंग इंटरेस्ट एट लिबोर प्लस 1% ऑब्टेन्ड ऑन जून 1, 18। द कॉन्ट्रैक्टेड लिबोर रेट वॉज 7%। वो लिबोर इज़ लंडन इंटरबैंक रेट, तो 7% प्लस उस पर 1%, यानी कि 8% से देना है। एक्सचेंज रेट ऑन दैट डेट वाज $1 इक्वल्स टू 43। ईयर एंड में एक्सचेंज रेट हो गई 46.5। एवरेज एक्सचेंज रेट इस साल की थी 45। इक्विवेलेंट रुपी लोन वाज अवेलेबल एट 9%। इंडिया में ही लेते तो 9% पे मिलता। तो अपन ने वो फर्स्ट डे किया था ना फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस में से, ठीक है। None of the loans were repaid on March 31, 19. Calculate amount of interest to be capitalized as per AS 16 during March 19. शुरू हो जाओ भाई। A part, specific borrowings. Borrowing cost incurred. हाँ वो 30 करोड़ का लोन है, क्या रेट? 14%। हाँ, लोन कब ले लिया था भाई अपन ने? स्पेसिफिक वाला 1 मई को लिया और उसमें से अभी तक कुछ भी चुकाया नहीं है। तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक 11 महीने हो गए भाई। $3.85. It is rupees in now borrowing cost कैपिटलाइज कितनी होगी? अच्छा देखिए, इनकी कोई इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह दी नहीं है। अपन ने थ्योरी में तो पढ़ा था स्पेसिफिक बोरोइंग में क्या करो, जितना ब्याज लगा उसमें से इनकम माइनस करो। अब क्वेश्चन ने दी नहीं है तो बस ब्याज लगा वही है। अब कैपिटलाइज देखिए, प्लांट एक्स, उसमें 24 करोड़ रुपए काम में लिए, वही 14% से। हाँ, प्लांट एक्स का काम 1 जून को शुरू हुआ, 31 दिसंबर को ख़त्म हो गया। कितने महीने होते हैं भाई? 7 महीने। तो देखिए ब्याज लगा 11 महीने, मैं कैपिटलाइज 7 महीने कर रहा हूँ, तो अपने आप बाकी का 4 महीने का पीरियड में पहुँच जाएगा। हाँ कितना? 1.96।
प्लांट वाई में 6 करोड़ रुपए काम में लिए, 14%, और ये तो 6 महीने में ही कंप्लीट हो गया, 0.42। तो कैपिटलाइज ओवरऑल कितना हुआ, 2.38। तो अमाउंट चार्ज्ड टू P&L, हाँ 3.85, 1.47 का ब्याज P&L में जाएगा। भाई देखिए, मई का तो वैसे ही P&L में जाना है। अच्छा, दिसंबर में तो सब कंप्लीट हो गए दोनों ही, तो जनवरी फरवरी मार्च ये भी P&L में जाना है, और प्लांट वाई तो नवंबर में ही कंप्लीट हो गया, इसलिए फिर वो 1 महीने का P&L में जाना है। तो ऑटोमेटिकली हमने कैपिटलाइज निकाल लिया, तो बाकी का अपने आप P&L में जाएगा ही। जनरल बोरोइंग्स, हाँ इसमें एक बार पहले फॉरेन करेंसी वाला माथापच्ची करना पड़ेगा कि उसमें एक्सचेंज लॉस कितना हुआ, एडजस्ट कितना होगा, कि उसके बाद अपन वो वेटेड एवरेज रेट की मेहनत कर पाएंगे। हाँ, स्पेसिफिक वाला हो गया कंप्लीट। नाउ जनरल में फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, तो देखिए borrowing cost on equivalent INR लोन, हाँ उस वक्त हमने 0.6 करोड़ डॉलर का लोन लिया। 60 लाख डॉलर है ना, 6 मिलियन, मतलब 0.6 करोड़ डॉलर्स हुआ। और उस दिन जिस दिन लोन लिया रेट क्या थी भाई, 43। तो अगर INR में लेते तो कितने का लोन लेते भाई, 25.8 करोड़ का लोन लेते। उस पे क्या रेट से ब्याज देते हैं जी, 9%। और कितने महीने का देते, पूरे साल भर नहीं था ना, ये लोन कब लिया अपन ने, 1 जून को लिया, तो 10 महीने का ब्याज इस पे हमको कितना देना पड़ता, 1. तो अगर इंडियन करेंसी में ही लोन लेते तो अपने ब्याज का खर्चा 1.935 आता। ना एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट कितनी आई, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, हाँ वो तो डॉलर में ही लेगा, 0.6 करोड़ पे 8%, 10 महीने के लिए। और ईयर एंड में एक्सचेंज रेट कितनी हो गई, तो देखिए ये तो हो गया ब्याज डॉलर टर्म्स में। ईयर एंड में जब चुकाने जाएंगे किस रेट से देना पड़ेगा, 46.5। तो कितना ब्याज देना पड़ा, 1.86। तो हमने कितने पैसे बचाए, सेविंग्स इन बोरोइंग कॉस्ट 0.075। तो देखिए 60 लाख डॉलर का लोन लिया, उस दिन रेट 43 चल रही थी। तो अगर डॉलर में नहीं लेके इंडियन बैंक से ही लेते तो इतने करोड़ का लोन लेते, इंडिया वाले इस रेट से ब्याज लगाते 10 महीने का। हमने डॉलर में 8% से ब्याज दिया 10 महीने का, और ईयर एंड में रेट ही हो गई, तो एक्चुअल ब्याज इतना लगा, नहीं तो इतना लगता। आप कहेंगे हमने 7.5 लाख रुपए बचाएं। 7+1 भी तो है ना, लिबोर +1। भाई लिबोर रेट जो भी लंदन इंटर बैंक रेट पब्लिश हुई उससे 1% ज़्यादा। जैसे अपने इंडिया में होता है ना, बैंक्स क्या करती है, PLR रेट, प्राइम लेंडिंग रेट प्लस परसेंटेज, RBI रेट पब्लिश करता है। वो जैसे ही रेपो रिवर्स रेपो चेंज होती है, बैंक की रेटें भी क्या होती है, चेंज। तो अब वो बैंक हमेशा ऐसे ही करती है कि मॉडिफाइड PLR, MPPLR या PLR +2%, क्या आपने लोन का एग्रीमेंट साइन किया, ये नहीं 5% ब्याज लगाएंगे। अब RBI की रेटें बढ़ती जाए, 5 में कौन फंसाएगा। तो RBI जैसे जैसे रेट चेंज करती है, हमारे लोन की रेट भी क्या होती जाती है, चेंज। ओके, तो ये लिंकिंग। अब फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स में क्या होता है, अब लंदन में लोन लेने जाओगे तो वहाँ की जो लिबोर रेट होगी प्लस परसेंटेज पे चलेगा। ठीक है, मतलब हमेशा 1% तो बैंक एक्स्ट्रा ले ही रही है। हाँ जी, अब आगे लिखिए, फॉरेन एक्सचेंज लॉस। लॉस हुआ इसमें भी,
हाँ देखिए, लॉस अगर नहीं है तो ये मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। 0.6 करोड़ डॉलर का लोन था, उस वक्त रेट थी 43, आज रेट हो गई 46.5, ₹3.5 एक्सचेंज रेट बढ़ी। अच्छा, एक्सचेंज रेट बढ़ने से याद रखिएगा लाइबिलिटी में नुकसान होता है, एसेट्स में फ़ायदा होता है। 2.1 करोड़, ओहो। हाँ, 7.5 लाख बचाने के लिए 2 करोड़ रुपए की आहुति लग गई, ठीक है। हाँ, तब 2.1 करोड़ में से अब आप कहेंगे एडजस्ट इन बोरोइंग कॉस्ट, जितना फ़ायदा हुआ 0.075, और AS 11 के हिसाब से P&L में कितना जाएगा? So therefore borrowing cost of foreign currency borrowings फाइनली कितना हो जाएगा? 1.86 तो था ही, और ये एक्सचेंज लॉस के नाम पे 0.075 और आके जुड़ेगा 1.935, कुल मिला के वो INR के बराबर पहुंच गए। इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते। हाँ, ये फॉरेन करेंसी बोरोइंग भी स्पेसिफिक नहीं है, कौन सी वाली है? जनरल वाली। अच्छा, जनरल बोरोइंग्स में क्या क्या है अब हमारे पास? डिबेंचर्स है, वर्किंग कैपिटल लोन है, और एक फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स है, 3 है, ठीक है। हाँ, वेटेड एवरेज रेट निकालनी है, कैपिटलाइजेशन रेट शुरू करिए। हाँ, यहाँ तक हो गया भाई, तो मैं थोड़ा जगह करनी पड़ेगी, उधर से हटा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। अब इसमें एक नया पंगा और है। अभी तक के क्वेश्चन में तो क्या था, लोन लिया 4-5 महीने पहले था, यहाँ तो लिया भी है, बीच में चुका भी दिया, तो ब्याज की कैलकुलेशन भी सब माथा पच्ची अलग अलग। आप कहीं वो तो ठीक है, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का भी तो पंगा है, ठीक है। तो देखो उसका तरीका भी बताता हूँ। सबसे पहले डिबेंचर्स, पहले अपन एक अपनी मारवाड़ी कैलकुलेशन, डिबेंचर कितने के थे भाई? 20 करोड़ के। 1 अप्रैल को थे ये 2018 में, 1 अप्रैल 18 को थे। अपन तो इस साल की बात करें ना भाई, अपने 18-19, बाकी आउट ऑफ कोर्स। तो 1 अप्रैल 18 को 20 करोड़ के थे, फिर 5 करोड़ का रीपेमेंट हुआ और 15 करोड़ के बच गए। कब से? 1 जुलाई 18 से। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ पहले 3 महीने तक तो 20 करोड़ पे ब्याज लगेगा, और फिर अगले 9 महीने तक 15 करोड़ पे ब्याज लगेगा। मैं जब लोन का रीपेमेंट आपने 1 जुलाई को कर दिया, तो जुलाई से अगले मार्च तक 9 महीने तक 15 करोड़ पे ब्याज देना है, और पहले 3 महीने अप्रैल मई जून कितने पे ब्याज लगेगा? 20 करोड़। तो 20 करोड़ 3 महीने के लिए, 15 करोड़ 9 महीने के लिए। हाँ, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 11%। निकालो तो भाई ब्याज। 0.55 है, 15 करोड़ पे 9 महीने का 11%, 1. ओहो, कुछ ज़्यादा हो गया। चलो जी, टोटल ब्याज कितना हुआ? 78, ठीक है। ये न्यूमरेटर का ब्याज हो गया। अब आप कहेंगे डिनोमिनेटर में अमाउंट क्या लिखना है? डिनोमिनेटर में 20 करोड़ 3 महीने के लिए, 20 × 3/12, वही जो अपन ने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 5 करोड़। 15 × 9/12, 11.25। डिनोमिनेटर, एक बार रेट निकालो तो 11 ही आनी चाहिए भाई, एक ही तो लोन है भाई। अपन सिर्फ ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ अपन कैलकुलेशन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई। कोई 2 लोन अलग अलग रेट वाले थोड़ी थे। हाँ, ट्रीटमेंट अपन ने 2 लोन की तरह किया है कि ये समझ लो, एक लोन 20 करोड़ का था जो सिर्फ 3 महीने था, एक 15 करोड़ का लोन था जो 9 महीने था। अपन ने माता बच्ची करके रेट निकालेंगे तो 11 ही आएगा। हाँ, पर अभी 2 और भी है ना। मैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशन अब कैसे करना है समझ में आ गया। मैं 2 बार लिखूँगा इस लोन को, 20 करोड़ 3 महीने के लिए, 15 करोड़ 9 महीने के लिए।
एक और भी तरीका होता है, आप लिख सकते हो 15 करोड़ 12 महीने के लिए, 5 करोड़ 3 महीने के लिए, हैं? नहीं आएगा सही? वही आएगा, ठीक है भाई, घूम फिर के कैसे ही समझाओ ना। 15 करोड़ तो पूरे साल भर थे भाई, स्टार्टिंग में 20 करोड़ थे तो उसमें 15 भी तो जुड़े हुए ही हैं। 5 करोड़ जो था वो पहले 3 महीने का ही ब्याज लगा, ठीक है, तो घूम फिर के वैसे ही रहने वाला है। तो आप देखिए हाँ, आपने वो टेबल बनानी है भाई। तो सबसे पहला लोन है डिबेंचर्स। हाँ, लोन का अमाउंट 20 करोड़, टाइम का वेटेज 3 मंथ्स, तो वेटेड लोन का अमाउंट हाँ कितना हो गया भाई? 5 करोड़। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, तो बोरोइंग कॉस्ट 0.55। मैं 20 इंटू 3/12 5 लिखा, इंटू 11 0.55। वापस से डिबेंचर लिख रहा हूँ, अब 15 करोड़ के रह गए अगले 9 महीने तक, 11.25, 11%, 1.2375। डिबेंचर के बाद और कौन सा लोन था? वर्किंग कैपिटल वाला। वर्किंग कैपिटल में क्या है भाई? 15 करोड़ का वर्किंग कैपिटल 1 अप्रैल को ले लिया, 5 करोड़ दिसंबर में रीपे किया, तो 15 करोड़ रुपए पहले अपने पास दिसंबर तक 9 महीने तक रहे, उसके बाद 10 करोड़ रह गए अगले 3 महीने तक। हाँ, ये तो सेम ही आ जाएगा। हाँ, और 10 करोड़ 3 महीने तक 2.5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, 11.25 इंटू 14, 575.35। फॉरेन करेंसी बोरिंग्स, वो भी तो जनरल वाला है। हाँ, उसके लिए हमने मेहनत कर ली है। ब्याज कितना है भाई? 1 हाँ, वर्किंग नोट भाई, इसके लिए वापस माता बच्ची मत कर लेना, फिर ये काम क्या आएगी। इसका ब्याज निकाल लिया था आपने, कहा ये अमाउंट भी तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ, लोन कितने का था भाई? वो 0.6 करोड़ डॉलर्स में, पर यहाँ तो सब अमाउंट किस में चाहिए? INR में। तो कहेंगे एक्सचेंज रेट लगाओ, कौन सी वाली लगाऊँ? बिगनिंग वाली, एंड वाली, या एवरेज वाली? ये क्या निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे? यहाँ मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ? वेटेड एवरेज। तो एक्सचेंज रेट भी कौन सी लगाऊंगा? एवरेज। कितनी है? 43। तो 0.6 करोड़ डॉलर्स इंटू 43 कितना? 40, अच्छा सॉरी, एवरेज रेट 45 है। हाँ, तो कितना हुआ भाई? 27 करोड़। कितने महीने के लिए था? हाँ, वही 11 महीने तो करना ही पड़ेगा ना, वो टाइम वेटेज कहीं नहीं जाएगा। तो 27 करोड़ इंटू 11 महीने 20। हाँ, ये ज़रूर वर्किंग नोट से अमाउंट आ गया, क्योंकि ये 11 महीने का ही ब्याज है ना। चेक कर लो आपके सॉल्यूशन में, ये 1.86 भी 11 महीने का था, तो ये 11 महीने का ब्याज आ गया, इसका अमाउंट आ गया। हाँ, और ये 5 है 54 पॉइंट, फॉरेन करेंसी बोरोइंग 10 महीने का था क्या? सॉरी भाई, वो मैंने यहाँ से हटा दिया ना, इसलिए 22.5। ये वाला 5.64 और ये 52.5। तो मेरा वेटेड एवरेज लोन आ गया इस साल का 52.5 करोड़, उसका ब्याज इतना, रेट निकल जाएगी, बना लो भाई। तो 10 पॉइंट, तो सो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट।
यस, अब 5 एसेट है भाई यहाँ पे, तो 5 कॉलम तो बनेंगे नहीं, फ्लिप कर देते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हाँ, एसेट्स, प्लांट एक्स वाई जेड, फिर टी, फिर कॉर्पोरेट ऑफिस। ठीक है, प्लांट एक्स वाई जेड टी कॉर्पोरेट ऑफिस। नाउ प्लांट एक्स में टोटल खर्चा कितना किया भाई? 34, उसमें से स्पेसिफिक कितना था? 24, तो बाकी का 10 करोड़ यहाँ से। तो एक्सपेंडिचर 10 करोड़, इसमें 6 करोड़ का स्पेसिफिक था, तो 14, ये 4 4 8। टाइम वेटेज, ये 7 महीने काम चला, 6 महीने। जेड का देखो भाई, अभी भी काम चल रहा है, 10 महीने हो गया, ये 9 महीने, ये 10 महीने। तो वेटेड एक्सपेंडिचर 10 करोड़ इंटू 7/12, 7/12 होता है ना, 5.83 7 सॉरी 3, और ये 6.67। हाँ, नाउ बोरिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 10.76%। अच्छा, एक बार इन सब की जोड़ लगाओ तो ये वेटेड एक्सपेंडिचर 20। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों लोन कितना है? 52, खर्चा 25 ही है। और अपने प्रॉब्लम आ रही थी ना 2 दिन से कि बोरोइंग कॉस्ट जो अपन लगा रहे थे वो एक्चुअल से ज़्यादा हो रहा था, या वो नहीं आएगा। हाँ, तो ये हो गया एक्सपेंडिचर, जनरल बोरोइंग्स वाला एक्सपेंडिचर। ठीक है, जनरल बोरोइंग्स में से इतना खर्चा किया। हाँ, ये 10 कहाँ से आया भाई? 34 माइनस 24, ये 20 माइनस 6, और टाइम का वेटेज तो लगाना ही लगाना है, और 10.76 से इंडिविजुअली सबका कैलकुलेशन हो जाएगा। पॉइंट क्यों? 5.83 इंटू 10.76, अच्छा 0.62 3 डिजिट तक कर लेते हैं। 753 358, तो ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। अगर बाई चांस ये ज़्यादा आ जाता तो फिर अपन वही इस रेशियो में टोटल जो अपना ब्याज है ना 5.645 बांट देते हैं। हाँ, पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई, ज़्यादा कब आएगा? पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमारे वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर की टोटल लोन से भी ज़्यादा हुई, इसका मतलब लोन तो लिया 52 करोड़, खर्चा कर दिया मान लो 70 करोड़, तो इसका मतलब बाकी का पैसा खुद का है। तो इसलिए उस केस में फिर आप जब ये रेट लगाओगे अमाउंट ज़्यादा ही आएगा। तो उस केस में तो फिर आपका ये जो ब्याज है उसको इस रेशियो में क्या करना रहेगा? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ भाई क्वेश्चन।
यस, फिनिश्ड। हाँ, थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे आइए भाई। Theory question number 1. Examine the following statements and give your views with reasons. The entire liability for interest on deferred payment terms, मतलब हायर परचेज। डेफर्ड पेमेंट मतलब किस्तों में पैसे देने हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंटायर लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मान लो हायर परचेज पे एसेट खरीदी 5 साल के लिए, तो 5 साल में जो टोटल ब्याज मुझे देना है, A is stated as part of capital cost of asset as the liability was incurred at the time of acquisition of asset itself. वो SSE ये कह रहा है कि मान लो 5 साल में टोटल 1 लाख रुपया ब्याज देना है, तो पहले ही साल पूरा 1 लाख कैपिटलाइज कर दो, या ईयर बाय ईयर करेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो एक साथ हो सकता है क्या? तो एएस तो शुरुआत से लेके एंड तक पीरियड की बात कर रहा है कि बोरोइंग कॉस्ट फॉर द पीरियड, तो आप पूरे एक साथ में तो कर नहीं सकते, पहली चीज़। दूसरी, हायर परचेज पे एसेट खरीदी, सबसे पहले तो क्वालिफाइंग होनी चाहिए। बाई चांस कार हायर परचेज पर खरीदी, क्वालिफाइंग ही नहीं होगी तो 1 रुपया भी नहीं जुड़ेगा। क्वालिफाइंग भी है पूरे 5 साल का थोड़ी जुड़ेगा। सपोज़ 2 साल बाद वो रेडी फॉर यूज़ हो गई, तो उसके बाद के 3 साल का ब्याज तो वैसे भी कहाँ जाएगा, पीएनएल में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो बोरोइंग कॉस्ट फॉर अ पीरियड कैन ओनली बी कैपिटलाइज्ड, और वो भी टिल एसेट इज रेडी फॉर यूज, सब्सटेंशियल कंप्लीशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कैन इंटरेस्ट वेव्ड दैट वाज अर्लियर कैपिटलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद AS 16 बी डी कैपिटलाइज्ड? पिछले साल ब्याज अच्छा ड्यू बेसिस पे चलता है, ड्यू बेसिस पे हम कैपिटलाइज कर दिया, अगले साल ब्याज माफ़ कर दिया उसने, कोविड आ गया, मार्च में आया था ना, मार्च में आया 2020, मतलब भले ही 3 साल पहले आया, पर ठीक है। तो हमने 31 मार्च तक तो कुछ क्लियर था नहीं, हमने ब्याज ड्यू बेसिस पे कैपिटलाइज कर दिया। अगले साल बैंक वालों ने, गवर्नमेंट ने, या जिससे भी लोन लिया, चलो भाई पिछले साल का ब्याज मत देना, तो हमने जो कैपिटलाइज कर दिया था अब उसको वापस डी कैपिटलाइज, मतलब एसेट में से हटा सकते हैं क्या? तो एस कहता है हमने तो खाली जोड़ने की बात ही करी, घटाने का तो हमने कोई क्लॉज ही नहीं बनाया। अब आप कहोगे लेकिन पैसा लग तो नहीं रहा है ना। देखिए, इंटरेस्ट ड्यू हुआ जब आपने एंट्री क्या की होगी, बोरोइंग कॉस्ट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, ड्यू कर दिया, आउटस्टैंडिंग किया होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या किया होगा टू लोन, लोन में डेबिट कर डाल दिया होगा, लोन का अमाउंट बढ़ा दिया होगा। फिर ये बोरोइंग कॉस्ट को कहाँ ले गए अपन, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बोरोइंग कॉस्ट। अब ये आउटस्टैंडिंग का अगले साल पेमेंट करने का जब टाइम आया, पता चला पे ही नहीं करना है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, किसी को पैसे नहीं दिए, सामने वाले का बैड डेट्स, अपने लिए इनकम पीएनएल में जाएगा। हाँ, एएस ये नहीं कहता है कि देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो वेव हो गया उसको वापस फिक्स्ड एसेट में से लेस करें क्या? नो, एक बार कैपिटलाइज हो गया, डन। अब अगले साल पे नहीं किया, वो हमारे लिए अलग से इनकम हो गई जो पीएनएल में जाएगी। नेक्स्ट, थर्ड, आर लिमिटेड बोरोड 25 करोड़ फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग financial year 18-19. The borrowings are used to invest in shares of A Limited, a subsidiary company which is implementing a new project estimated to cost 50 crores. तो समझो होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया और वो पैसा सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, और सब्सिडरी कंपनी एक नई फैक्ट्री बना रही है, नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही है। ओके, As on March 19, since the said project was not yet complete, the directors of R Limited holding company resolved to capitalize the interest on borrowing amounting to 3 crores and add it to the cost of investment. हाँ, होल्डिंग के तो खाली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है,
तो उन्होंने कहा ये जो लोन लिया इसका ब्याज शेयर्स की कॉस्ट में जोड़ दो। लॉजिक बीइंग, हमने जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है वो भी तो आगे बिल्डिंग ही बना रही है या नया प्रोजेक्ट इन्वेस्ट कर रही है, तो इश्यू अराइजेज, ये आगे वाला तो क्वालिफाइंग एसेट है, ये क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं है? शेयर्स क्वालिफाइंग एसेट होते हैं कि नहीं होते हैं? स्पेशली उन कंपनियों के शेयर जो अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड में हैं। भाई किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया और वो कंपनी अब मशीनें खरीद रही है, नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो शेयर्स भी क्वालिफाइंग एसेट होंगे क्या, जिसको एक्वायर करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, रेडी फॉर यूज़ नहीं होता है? भाई शेयर बेचना चाहो तो मना है क्या? आतात बिक सकता है, तो शेयर कभी क्वालिफाइंग एसेट होता ही नहीं। इसलिए भले आप चिल्लाते रहो आगे तो वो क्वालिफाइंग है ना, भाई अपना तो नॉन क्वालिफाइंग है, आगे वाले का क्या है वो जाने, ठीक है, तो पेनल में जाएगा। अच्छा, हमने शेयर्स के थ्रू इसको पैसा दिया, अगर ये भी इसको लोन देती और फिर ये लोन आगे नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होता, तो इस कंपनी के लिए जो लोन का खर्चा है इसमें जुड़ेगा, पर लोन देना भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। हमने किसी को लोन दिया, ठीक है, तो हमने भी लोन लिया और फिर वापस आगे लोन दे दिया, तो आपने लोन लिया और आगे लोन दिया, तो लोन भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता। हाँ, लोन लेना और उसको किसी एसेट में इन्वेस्ट करना, एसेट भी कौन सी वाली हो सकती है? क्वालिफाइंग वाली, और क्वालिफाइंग में शेयर्स नहीं आ सकते, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ सकते, लोन्स नहीं आ सकते, ठीक है। नेक्स्ट, द कंपनी हैज़ रिप्लेस्ड हाई कॉस्ट डेट फ्रॉम अ बैंक with low cost debt from another bank by making 2% prepayment fees। मान लो बैंक एक्स से लोन लिया हुआ था, वो ले रही थी 10% ब्याज, दूसरी बैंक ने कहा कहाँ इतना महंगा दे रहे हो, हमारे पास आ जाओ, हम 8% ही लेंगे या 6% ही लेंगे। आपने कहा ठीक है, लेट्स मूव। अब ये जब लोन इसको चुकाने जाते हो ना, ये कहते हैं भाई टाइम से जल्दी आ गए, तो प्री पेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस, एक पेनल्टी लगाते हैं, तो इन्होंने 2% पेनल्टी लगा दी और हमने वो पे करके लोन शिफ्ट कर लिया। तो जो पेनल्टी हमने पे की 2% की, क्वेश्चन इज़ क्या ये भी बोरोइंग कॉस्ट में ऐड हो सकती है? क्या हम ये कह सकते हैं कमिटमेंट चार्जेस? निकालो थ्योरी, डेफिनेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट में कमिटमेंट चार्जेस के लिए क्या लिखा हुआ था? भाई लोन चुकाने में जो पैसा लगता है वो कमिटमेंट चार्जेस, या आप ये कह सकते हो क्या प्रीमियम डिस्काउंट। भाई लोन चुकाया, प्रीमियम का रिडम्पशन हुआ, रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ, ये भी तो कह सकते हैं ना। जैसे डिबेंचर होते हैं ना, प्रीमियम पे रिडीम होते हैं, तो वो प्रीमियम भी तो आता है, तो समझो वो प्रीमियम पहले से पता होता है। यहाँ लोन आपने चुकाया, उसका एक्स्ट्रा पैसा लग गया, आप कहीं कमिटमेंट चार्जेस कह दूँ मैं, एंसिलरी कॉस्ट, ठीक है, पर एंसिलरी कॉस्ट कौन सी वाली है? इन कनेक्शन विथ अरेंजमेंट ऑफ बोरोइंग्स, नॉट इन कनेक्शन विथ रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, तो इसलिए वो प्री पेमेंट चार्जेस बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, company incorporated on June 17 has set up a factory within a period of 8 months with borrowed funds. Construction period of asset has reduced drastically due to usage of technical innovation by the company. हाँ, तो हमने टेक्निकल इनोवेशन करके काम 8 महीने में निपटा दिया, ठीक है। Whether interest on borrowing for the period prior to date of setting up factory should be capitalized, although it took less than 12 months for the asset to get ready for use. Comment, तो देखिए 12 महीना वैसे भी क्या है, एक रूल नहीं है, एक गाइडेंस है, फिर मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी डिसाइड करे। अब मान लो आपने पॉलिसी डिसाइड कर दी 12 महीने क्वालिफाइंग है, अब कोई एसेट पे काम शुरू किया, आपने कहा बिल्डिंग बनानी है, लोगों ने कहा भाई कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसने कहा साहब 1.5 साल का काम है, ये ठप्पा उसी दिन लग गया क्वालिफाइंग का। फिर आपने कहा महीने भर बाद कॉन्ट्रैक्टर को बोला अपने डबल शिफ्ट में काम कर, मेरे को जल्दी चाहिए, तो डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में आपने काम करके उसको 8 महीने में निपटा दिया, तो उससे वो नॉन क्वालिफाइंग नहीं हो जाती। एक्चुअल टाइम नहीं देखा जाता है, क्या
देखा जाता है नेसेसरी टाइम कितना था। तो हमने टेक्निकल इनोवेशन कर करा के अगर जल्दी कंप्लीट कर लिया तो भी वो क्वालिफाइंग एसेट रह सकती है, अगर उस एसेट को कंप्लीट करने का नेसेसरी टाइम सब्सटेंशियल, ठीक है। नाउ 6, फास्ट फूड चेन टेक्स अबाउट 6 months टू ओपन अ न्यू रिटेल आउटलेट। कोई भी रेस्टोरेंट चेन नया आउटलेट खोलती है, उसको 6 महीने लगते हैं। कैन इट कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद सेटिंग अप अ न्यू आउटलेट? हाँ भाई, क्या होता है कि मान लो रेंट एग्रीमेंट साइन किया, फिर उसका पूरा इंटीरियर तैयार करेंगे, वो करेंगे, उन सब में 6 महीने लगते हैं। तो देखिए 6 महीने भी सब्सटेंशियल पीरियड हो सकता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो अगर एंटरप्राइज की पॉलिसी है कि 6 months इज क्वाइट सब्सटेंशियल, तो कैपिटलाइज हो जाएगा। ओके। 7th, कंपनी इंपोर्ट्स हैवी मशीन्स which took significant amount of time in the voyage and was held up at customs due to legal formalities. Can under these circumstances borrowing cost incurred in the intervening period be eligible for capitalization? भाई शिपिंग में टाइम ज़्यादा लग गया, कस्टम में टाइम ज़्यादा लगा दिया, तो एक्स्ट्रा टाइम का कैपिटलाइजेशन मिलेगा क्या, या उसको टेम्परेरी सस्पेंशन माना जाएगा? बात वो है ना भाई, नॉर्मली इंपोर्ट करते हो 20 दिन में आ जाता है, अब वो शिप रास्ता भूल गया और 3 महीने बाद पहुंचा, कस्टम वालों ने भी कहा रुको अच्छे से चेक करना पड़ेगा, 2 महीने उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिए, तो एक्स्ट्रा टाइम का ब्याज कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा? तो नेसेसरी फॉर द एसेट तो था नहीं, आपके वो रास्ता भूल गया, शिप ने ज़्यादा टाइम लगा दिया, हमारी क्या गलती है? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पड़ोसी स्टे लेके आ गया, कंस्ट्रक्शन रुक गया, ठीक है, तो गलती तो पड़ोसी की है, वो लेके आया। अच्छा, बिल्डिंग से उसका कोई लेना देना नहीं, वो लीगल मैटर्स अलग तरह के हैं, तो वो नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए ऐड नहीं होगा, ठीक है। 8th, इन May 16 कैपेसिटी लिमिटेड टुक अ बैंक लोन टू बी यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ जनवरी 17 में, अच्छा मई 16 शुरू हुआ, जनवरी में ख़त्म हुआ, एंड बिल्डिंग वाज पुट टू यूज़ इमीडिएटली देयर आफ्टर। इंटरेस्ट ऑन एक्चुअल अमाउंट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टिल कंप्लीशन 18 लाख था, वेर एज टोटल इंटरेस्ट पेएबल टू द बैंक ऑन द लोन टिल मार्च 17 वो 25 लाख था। तो अप टू कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन 18 लाख, ये तो आप कहेंगे कैपिटलाइज कर दो, आगे का 7 लाख पीनल में। Can 25 lakhs be treated as part of cost of factory building and be capitalized on the plea that loan was specifically taken for construction? स्पेसिफिक हो चाहे कैसा ही हो, एक बार एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गई, उसके बाद का ब्याज तो पीनल में ही जाएगा, ठीक है, कैपिटलाइज हो ही नहीं सकता, सिर्फ 18 लाख होगा, बाकी का पीनल में जाएगा, ठीक है भाई। चलिए जी।